हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लेक्चर 6 का पार्ट 4। हमने स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और बातें, बेसिक बातें जान ली थी हमारे पिछले 3 पार्ट्स में। आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी के साथ स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है सामने। अब एक सिंपल सी बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि सी लैंग्वेज में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और हमें इस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे बुक की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिलती है, यानी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। ये इसमें एक रिकॉर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जैसे मुझे एक बुक की इंफॉर्मेशन रखनी है तो मैंने बुक टाइप का वेरिएबल बनाया है B1। अब B1 के अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यूज रख सकता हूँ। सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी को भी पढ़ते हैं और ऊप्स के 5 की प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन करना ये क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन ये कह रहा है कि एक एंटिटी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स का एक सिंगल ग्रुप बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बुक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है वो सारे के सारे वेरिएबल और साथ में वो सारे फंक्शंस जो इन वेरिएबल को यूज करेंगे, इन सबको एक ग्रुप में रखना जरूरी है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? आप खुद सोचिए कि अगर मैं एक बड़ा सा सी का प्रोग्राम बनाऊं और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हों अलग अलग और बहुत सारे फंक्शंस बने हों, तो ये ध्यान में रखना कितना मुश्किल होगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं दूसरे स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। यानी जैसे मैंने बोला इनपुट, अब इनपुट फंक्शन नाम से तो नहीं समझ में आ रहा कि ये बुक का डेटा इनपुट लेगा या एम्प्लॉय का डेटा इनपुट लेगा या किसी और का। तो फंक्शंस बेसिकली ग्रुप में होने चाहिए, जो कि सी में पॉसिबल नहीं था। तो सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ग्रुप के अंदर केवल वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल्स के अलावा फंक्शंस भी रख सकते हैं। ये एक और डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में। तो जो इनपुट फंक्शन हमने बनाया था, हम वही फंक्शन बनाएंगे, लेकिन अब स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं। मैं इनपुट फंक्शन पहले भी बना हुआ है, उसको हटा के इसको बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा void इनपुट। आप काफ़ी डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि पहले जब इनपुट फंक्शन हम बना रहे थे तो उसका रिटर्न टाइप था हमारे पास बुक, बुक टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था। देखिए इनपुट फंक्शन को हम कैसे कॉल कर रहे थे। इसके बाद हमने इनपुट फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया, है ना। अभी इनपुट फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। पहले तो रिटर्न टाइप void है, फंक्शन का नाम इनपुट है, कुछ पास नहीं हो रहा है। इसके अंदर मैंने लिखा सी आउट, एंटर बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। ओके, इसी चीज को इनपुट लेने के लिए सीन बुक आईडी। ओके, मैंने यहाँ कोई B1 डॉट बुक आईडी या B डॉट बुक आईडी नहीं किया, सीधे बुक आईडी लिखा है, ये पॉसिबल है। फिर मैंने लिखा टाइटल, फिर मैंने लिखा प्राइस। यानी यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यदि हम फंक्शन को स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर बनाएंगे तो ये फंक्शन भी वेरिएबल्स की तरह मेंबर फंक्शन कहलाएगा। जैसे बुक आईडी, टाइटल, प्राइस मेंबर वेरिएबल्स हैं, इनपुट मेंबर फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, मेंबर फंक्शन को कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं। उसमें से एक अधिकार ये है कि ये अपने ही स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बिना डॉट ऑपरेटर के। तो इसलिए मुझे B1 डॉट बुक आईडी ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो भी क्यों नहीं पड़ी, इसका भी कारण अभी हम समझते हैं। तो अब मुझे इनपुट फंक्शन पिछले बार जैसे बनाया था वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी कोडिंग को हटा रहा हूँ। और इनफैक्ट ये डिस्प्ले फंक्शन को भी हम बना सकते हैं। डिस्प्ले फंक्शन को कैसे बनाएंगे? हमने लिखा void डिस्प्ले, इसमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसके अंदर हम वैल्यूज़ एक्सेस करेंगे। \n, सबसे पहले बुक आईडी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, थोड़ी सी स्पेस, फिर टाइटल की वैल्यू, थोड़ी सी स्पेस, प्राइस की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने डिस्प्ले फंक्शन भी बना लिया है। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ था और ये सारे फंक्शन थे, ये हटा दिए। एंड जो कॉल करने का तरीका है ऑब्वियसली वो भी चेंज होगा।
आप देख रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन सब मेंबर फंक्शन है, तो इनको कॉल करने के लिए भी आपको डॉट ऑपरेटर लगाना होगा, b1 डॉट डिस्प्ले। ओके, तो फिर इसमें कुछ पास नहीं करेंगे। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने पहले b1 नाम का एक वेरिएबल बनाया। b1 वेरिएबल ने अपने एक मेंबर को कॉल किया है, तो क्योंकि अब ये फंक्शन भी एक मेंबर है इसलिए डॉट लगा के ही कॉल करना होगा। फिर हमने लिखा b1 डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर अब 3 नहीं 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 वेरिएबल्स हैं और 2 फंक्शंस हैं। तो C++ के स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स के अलावा फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब ये इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का एक तरीका ही हुआ। इनकैप्सुलेशन जो कह रहा था, इट इज़ एन एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स रिलेटेड टू द सेम एंटिटी। बुक एक एंटिटी है जिससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू रखने के लिए मुझे जो वेरिएबल्स चाहिए वो मैंने इसके अंदर बनाए, और वो मेथड जिनसे इन वेरिएबल्स के डेटा को एक्सेस करूंगा वो फंक्शंस भी मैंने इनपुट और डिस्प्ले स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर बनाए। तो ऐसा करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है, एक सिंगल ग्रुप बनाना वेरिएबल्स और फंक्शन का। लेकिन ये सारे वेरिएबल और फंक्शंस एक ही चीज से रिलेटेड होना जरूरी है, जैसे बुक से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे। तो इस तरीके से हम अपने पूरे प्रोग्राम में कई सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं और सबके अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इस तरीके से हम बनाते हैं। अभी आप देखें प्रॉपर्टीज अगर इन फंक्शंस की, तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन अपने ही स्ट्रक्चर के दूसरे मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। इसका कारण है, जब आप इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि ये मेंबर है, इसको आप सीधे कॉल नहीं करते, आपको पहले b1 डॉट लिखना पड़ा। ये b1 डॉट से पता चल रहा है कि इनपुट फंक्शन काम करेगा b1 के लिए। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी तरीके से होता है। b1 को आप एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा इससे बिल्कुल अलग हटके। जैसे मैंने बोला रमेश। ओके, रमेश क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है, इज ईटिंग। सो व्हाट इज ईटिंग? ईटिंग एक एक्शन है, एक फंक्शन है जो रमेश ने परफॉर्म किया। तो ईट कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो रमेश एक नाउन है, ईटिंग एक वर्ब है। तो रमेश ने ईटिंग किया मतलब खाना खाया, तो रमेश नाउन, ईटिंग वर्ब। ऐसे और भी हो सकता है, हम सोच सकते हैं रमेश डॉट रनिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? रमेश रन कर रहा है। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं b1 डॉट इनपुट। तो ये इनपुट किसके लिए? b1 के लिए। b1 इज लाइक रमेश, ठीक है, रनिंग इज लाइक इनपुट। तो ये जो इनपुट हुआ, ये एक एक्शन परफॉर्म हुआ b1 के लिए। तो इनपुट फंक्शन जब चलेगा तो b1 के लिए काम करेगा। अब रूल क्या है? ये जो b1 है इस केस में एक कॉल करने वाला वेरिएबल हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो b1 एक कॉलर ऑब्जेक्ट। तो इनपुट फंक्शन के अंदर जब भी मैंने लिखा बुक आईडी, टाइटल, प्राइस बिना b1 डॉट लिखे, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनपुट फंक्शन को जिसने कॉल किया है वो b1 है। तो ये बुक आईडी b1 का है, क्योंकि इनपुट फंक्शन b1 की चीज़ों को एक्सेस करेगा क्योंकि b1 ने उसे कॉल किया। मान लीजिए b2 ने इनपुट को कॉल किया होता, b2 डॉट इनपुट, तो फिर ये सारी चीज़ें बुक आईडी, टाइटल, प्राइस ये b2 को बिलोंग कर रही होती। तो किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर उसी स्ट्रक्चर के दूसरे मेंबर्स डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये माना जाता है कि जिसने उस फंक्शन को कॉल किया था ये मेंबर वेरिएबल्स भी उसी को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में b1 को बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा ही डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो हमने देखा स्ट्रक्चर में दूसरा डिफरेंस। अब हम तीसरा डिफरेंस देखेंगे हमारे अगले पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।